बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लें जी। जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ गई है और अब तमाम नौजवानों को कर्ज़े मिलना शुरू हो गए हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो यूथ प्रोग्राम था वो दोबारा से एक्टिव हो गया है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाया जा रहा था। आज भी जब मैंने इसकी अपडेट लेने के लिए उनका ऑफिशियल पेज खोला तो सामने नोटिफिकेशन लगा हुआ था कि 5 घंटे इंतज़ार करें, 5 घंटे बाद एक नई न्यूज़ आने वाली है जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से होगी। क्योंकि उसके पेज पर लग रही थी तो मैं समझ गया कि ये उसके हवाले से ही है। लेकिन 5 घंटे गुजरने के बाद भी, 5 घंटे का 3 घंटे गुजरने के बाद लिखाया कि अभी 2 घंटे इंतज़ार कीजिए, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये यूथ लोन प्रोग्राम के बारे में ही खबर है। जिन लोगों ने, नौजवानों ने, जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है या अप्लाई करना है, सबके लिए इसमें अपडेट है आज की वीडियो में। तो मैंने जब थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद वो चैनल ऑफिशियल जो था वो लाइव हुआ और लाइव होने के बाद उन्होंने पूरी एक तकरीब हुई आज और उसमें बताया गया कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और कितने कितने लोन दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जी लोन की। लोन जो है वो दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपको 5 लाख से लेके 75 लाख रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं। और जिन नौजवानों ने पहले अप्लाई किया हुआ था उनके लिए भी अपडेट ये है कि उनको अब दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। पहले से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनमें दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, या एक वो जिनको कोई भी सामने नहीं आ सका, उनको कुछ पता नहीं चल सका कि उनकी एप्लीकेशन का क्या बना है। अब तीसरी कैटेगरी में जो वो लोग हैं जिनको लोन मिल चुका है वो दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वही हैं जो पहले एप्लीकेशंस में रह गए थे, पहले फेज़ में रह गए थे, या रिजेक्ट हो गए थे, या उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला था। तो वो लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 5 लाख से लेके जो है वो 75 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपने अप्लाई किस तरीके से करना है मैं आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल्स बताऊंगा। और आज फ़ौरन से ही मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि पिछली दफ़ा भी बहुत सारे लोगों की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक की थी जबकि वो अहल भी थे, अहलियत भी रखते थे और हकदार भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। उसकी वजह यह है कि आप लोग हमेशा फॉर्म फिल करते हुए गलती करते हैं। तो इसलिए मैं आज की वीडियो फ़ौरन से ही बना रहा हूँ ताकि अगर किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ तो मेरी मुकम्मल वीडियो देख के उसके बाद अप्लाई करे। उसको मैं बताऊं कि कौन से फॉर्म में आपने क्या क्या चीज़ लिखनी है और क्या क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और आपको उसको उसके में जो है वो लोन मिले, आपकी एक्सेप्ट हो और आप उसको लोन मिले और इसके लिए आप अपना बिजनेस कर सकें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग पहले से बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग भी इसके लिए अहल हैं, क्योंकि वो अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए लोन ले सकते हैं। और जो लोग पहले से बिज़नेस नहीं कर रहे या अभी करना चाह रहे हैं वो लोग भी इसके लिए अहल हैं। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है यानी कि 5 लाख से लेकर 75 लाख तक के, इन्होंने 3 चीज़ों के अंदर उसको डिवाइड किया है, 5 से 15 लाख और 15 से 25 और 75। तो इस चीज़ को जो उन्होंने डिवाइड किया ये इन्होंने लोगों को देख के ही उसको लोन देना है कि हाँ भाई आप किस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं या आपका कौन सा बिज़नेस है, उसके मुताबिक ही आपको इसके लिए पैसे मिलेंगे। उसके उस अमाउंट से आपको लोन मिलेगा। आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए सारा जो क्राइटेरिया होगा वो इस तरीके से काम करेगा। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बनाना है और आप किसके अहल हैं, कितना लोन आपको लेना चाहिए, आज की वीडियो में सारी तफसील से बात करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने आना है PMYP यानी कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है उसकी वेबसाइट पर PMYP.gov.pk। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है। अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल से अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। इस लोन के लिए आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और पहले भी शायद बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे भाइयों ने मोबाइल से अप्लाई किया जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं। उसकी वजह ये है कि मोबाइल से अप्लाई करना उधर कोई उनकी तरफ से मना तो नहीं है, लेकिन मोबाइल से अप्लाई करते हुए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिस कर सकते हैं आप, या कोई चीज़ ऐसी अपलोड नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। तो कोशिश किया करें कि आप जो है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से अप्लाई करें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको चाहिए कि अपनी करीबी कोई कंप्यूटर सेंटर है उनके पास चल जाके उनसे आप एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करवाएं। वो आपसे कुछ पैसे ले लेंगे, लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो और जब उससे भी आप करवा रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी चीज़ें जो दुकानदार गलती ना कर रहा हो वो आपने देखनी है और अपनी एप्लीकेशन आपने खुद स्ट्रॉन्ग बनानी है, क्योंकि लोन आपने लेना है, आपने किसी और के सर पे नहीं रहना। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपने जब आ जाना है तो यहाँ से आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। तो यहाँ आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ आ गई हैं और उसके बाद आ गया है यहाँ पे PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम।
यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे इस लोन के हवाले से तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ से देनी है। यहाँ पे अपना आपने CNIC नंबर लिखना है और उसके बाद आपने CNIC इशू जो डेट होती है यानी कि तारीख़ इजरा जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी होती है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद टायर यानी कि जो इनके आप से कह लें कि जो पैकेजेस गवर्नमेंट आपको दे रही है, आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊँ तो आपने यहाँ से वो देखने हैं कि आपको 5 लाख तक के चाहिए, 5 से 15 लाख तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या 15 से 75 लाख वाले में आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, आपको आगे चल के खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसके बाद अब आपने ये डिटेल्स दे देनी है यानी कि अपना CNIC, इजरा की तारीख और टायर डे के बाद आपने यहाँ पे कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद अब आपकी कैसी स्क्रीन आपके सामने आएगी वो मैं आपको यहाँ से अब इसके मैनुअल से मुकम्मल तफ़सील से बताने लगा हूँ कि आपने किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपसे पूछी जाएंगी इब्तदाई मालूमात। आपने देनी है इब्तदाई मालूमात, वो क्या हैं? आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? येस और नो। यहाँ पे आपने बिल्कुल रियल डिटेल देनी है अपनी कि सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं है। कोई हेरा फेरी करने की आपने यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। उसके बाद ये आप ये देखें वो डिटेल से बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं। और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं, हाँ या नहीं। तो आपने देना है अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आप जो है यहाँ पे देंगे, क्योंकि आपका ID कार्ड है तो ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपने यहाँ पे देना है। और उसके बाद आपने बैंक का नाम जिससे आप इंतखाब करते हैं लोन के लिए। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ जब आप पहले पेज पे होंगे तो ये देखें यहाँ पे लिखे भी हुए हैं बैंक जो जो इनसे साथ ताउन है यानी कि जहाँ से आप ले सकते हैं। उसमें बैंक ऑफ पंजाब है जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अस्करी बैंक है, हबीब बैंक है और मिज़ान बैंक है। ये तमाम बैंक है जहाँ से आपको लोन मिलेगा, तो आपने इनमें से किसी का इंतखाब करना है। अब यहाँ पे भी आप उसी का नाम डालेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ भी नाम आ जाएंगे, तो आपने सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा है। क्या आप इस मुंतखब करदा बैंक में मुलाजमत करते हैं, हाँ या नहीं, तो आपने ये भी बताना है अगले सेक्शन में कि आप इस बैंक के अंदर जो है वो मतलब मुलाज़मत करते हैं या नहीं। ठीक हो गया जी। आप सियासी शख्सियत हैं या नहीं, यहाँ पे आपने लिख देना है कि हाँ या नहीं। आपका कोई सियासी यहाँ पे आपने नहीं करना है भाई, आप सियासी शख्सियत नहीं देना अपने आप को। आपने जो है ना मुतनाज़ा बनाने की नहीं करनी है आपने कोशिश अपनी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे तमाम भाइयों ने नहीं कर देना है कि हमारा सियासत से भाई कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया जी। आपने लिखना है यहाँ पे नहीं, हम कोई सियासी शख्सियत नहीं है। उसके बाद आ जाएगा जी आप नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं या मौजूदा को वसी करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अपने अपने बिज़नेस का स्टेटस दे देना है कि भाई आपके पास न्यू है या आप उसको जो है वो न्यू शुरू करना चाह रहे हैं, या आपने जो बिज़नेस आपके पहले कोई दुकान है, कोई आप कारोबार करते हैं होल सेल का या जिस किस्म का भी आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपने इसकी डिटेल्स दे देनी है। लेकिन ऊपर वाली बात आपने मेरी याद रखनी है, आपका किसी सियासी जो है वो आपने वहाँ पे नहीं देना। अब आ जाएगा जी अगला सेक्शन आपकी ज़ाती मालूमात के हवाले से। सबसे पहले जी वो कह रहे हैं जी अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना पूरा नाम लिखें। यहाँ आपने वो नाम लिखना है जो आपके ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वह आपने यहाँ पे इंग्लिश में एंटर करना है, उर्दू में एंटर नहीं करना है। इंग्लिश में अपने नाम बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ जो आपके ID कार्ड के ऊपर है आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। और फिर अगले जो सेक्शन होगा वहाँ पे आपने अपना जेंडर मुंतखब करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ से मुंतखब तो नहीं करना, सेलेक्ट करना है आपने अपना जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये अपना ID कार्ड का आपका नंबर आपने 2 दफ़ा एंटर कर देना है, यहाँ पे भी एंटर कर देना है और यहाँ पे भी अपना ID कार्ड 2 दफ़ा एंटर कर देना है और अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की तारीख दर्ज कर देनी है। ठीक हो गया जी। वो भी 2 दफ़ा यहाँ पे एंटर कर देनी है। ऊपर भी दे रहे हैं क्योंकि अलग-अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं तो दोबारा दोबारा पूछते हैं। तो CNIC इशू डेट आ जाएगी, यहाँ भी वही आ जाएगी जो डेट यहाँ आपने लिखनी है। तारीख़ इजरा यहाँ पे भी लिख देनी है, तारीख़ इजरा 2 दफ़ा लिख देनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये अपनी तारीख़ पैदाइश, आपकी जो ID कार्ड के ऊपर तारीख़ पैदाइश लिखी हुई थी आपने वो लिखनी है। ये नहीं कहनी कि अम्मा ने मैनू ये दसिया सी, दादे ने ये दसिया सी। जो आपके ID कार्ड के ऊपर तारीख़ लिखी हुई है आपने यहाँ पर वही लिखनी है। और इन्होंने आगे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ एज़ पर CNIC, यानी कि जो शनाख्ती कार्ड पे लिखी है वो आपने लिखनी है यहाँ पे। और कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ भी यानी कि वही वाली यहाँ पे आप 2 दफ़ा लिखेंगे। जो यहाँ डेट लिखेंगे आप वही आप कन्फर्म डेट के ऊपर भी लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो बहुत ही ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन है ना, जहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं, उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि वाज़ेह रहे कि ये इंतहाई अहम मालूमात हैं, इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश
निश्ता। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ इसको हर कॉलम को आपने गौर से पढ़ना है और उसके बाद एंटर करना है तसल्ली के साथ। सबसे पहले आपने लिखना है कि आपके ज़ेर कफ़ालत यानी कि वो लोग जो आपकी ज़ेर कफ़ालत हैं, जिनका गुज़र बसर आपकी वजह से हो रहा है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो लोग कितने हैं आपके घर में, उनकी तादाद आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाएगा जी इस खाने में अपना मौजूदा अज़वाजी हैसियत यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, आपने यहाँ पे लिख देना है। इस खाने में वालिद, शौहर या किसी भी सरपरस्त का नाम दर्ज कर दें। अगर आप खातून हैं तो अपने शौहर का नाम यहाँ लिखेंगे, वरना वालिद का लिख सकते हैं। और अगर कोई बंदा वगैरह जो कोई कर रहा है, अपने वालिद का नाम लिखेगा। खातून कोई कर रही है, अपने वालिद का भी लिख सकती हैं, अपने शौहर का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश यही करनी है कि जो आपके आईडी कार्ड अगर ज़ौजियत वाला बने तो अपने शौहर का लिख दें, अदरवाइज़ आप अपने वालिद का भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी? तो इस खाने में ये आ गया जी। अगला खाने में शौहर वाले से का शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका आईडी कार्ड नंबर भी आ जाएंगे। यहाँ तो कोई बताने वाली बात नहीं है, जो इसका आप अगर शौहर का नाम ऊपर लिखा है आपने तो तो शौहर का आप उसमें एंटर कर देंगे। और अगर आपने किसी और का वालिद का लिखा है तो उनका यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आप एंटर कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट, इस खाने में अगर किसी किस्म की माजूरी का शिकार है, अगर आप कोई डिसेबिलिटी है, जो स्पेशल लोग जो मेरे भाई स्पेशल हैं, मेरे प्यारे भाई जिनको कोई माजूरी है, तो अपनी माजूरी का ज़िक्र यहाँ पे करेंगे इस खाने के अंदर। और अपना उसके बाद है जी इस खाने में आप अपनी मौजूदा आमदनी का ज़रिया दर्ज करें जो हर माह कमाते हैं। तो आपकी जो कि जितनी भी इनकम है वो आपने लिख देनी है। ये नहीं लिख देना भाई कि अब बहुत ही लिख दें कि भाई मुझे 5 लाख कमाता हूँ, 2 लाख कमाता हूँ। तो कोशिश करनी है कि कम से कम लिखें, तो ताकि आप उसके लिए अहल हों। और अपने बिज़नेस के हिसाब से लिखें, जो कारोबार अगर आप कर रहे हैं उसके बिज़नेस के हिसाब से लिखें, कारोबार नहीं कर रहे तो आप उस कम से कम लिखें। ठीक हो गया जी? माहाना आमदनी भी बता दें, नेक्स्ट भी वही आ जाएगा जी। आपकी सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा, पहले के आमदनी का ज़रिया क्या है, और उसके बाद आ जाएगा इनकम कितनी कमाते हैं। ठीक हो गया जी? यहाँ पे ये आ जाएगा। अगला, अगर आपको माहाना आमदनी किसी दूसरे ज़राए से भी हासिल होती है तो उसका भी ज़िक्र कर दें। कोई और है आपकी जो कारोबार से हट के, वैसे कोई यहाँ से कहीं से आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे आते हैं, कोई किराए वगैरह पे आपने कुछ जगह वगैरह दी हो, उसका ज़िक्र भी आपने करना है और लाज़मी करना है, छुपाने की कोशिश नहीं करनी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी कर लेनी होती है। क्या आप किसी बैंक में अकाउंट है? अगर हाँ, तो अगर कोई बैंक का अकाउंट है आपका बना हुआ है तो यहाँ पे डिटेल दे दें, अगर नहीं है तो रहने दें। उसके बाद है जी यहाँ पर अपने ज़ाती हिसाब दर्ज करें आपके नाम पे जो चीज़ें हैं। ये नहीं कि आपके वालिद साहब के नाम पे कितनी है, आपके शौहर के नाम पे ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। आपने अपने ज़ाती असासों के बारे में लिखना है कि आपके नाम पे कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, कोई घर, कोई प्लाट पड़ा हुआ है। अपने जो आपके ज़ाती नाम के ऊपर होगा आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ वो दर्ज करना है, उसके अलावा कोई और दर्ज नहीं करना। उसके बाद ये आ जाएगा जी बिजली के बिल और टेलीफ़ोन वगैरह का कोई भी है तो वो यहाँ पे नंबर भी एंटर कर दें अपने। इस खाने में अगर आपकी बिजली बिल है तो यहाँ पे आप वो नंबर एंटर कर दें अपने, घर का जो बिजली का बिल है वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मीटर आपके नाम पे हो, तो आप अपने घर का ये लिए आपने लाज़मी देना है। बेशक आपके नाम पे नहीं है कोई मीटर, लेकिन आपने ये लाज़मी देना है अपने घर का बिजली का, टेलीफ़ोन का, या कोई भी जो आपके पास हो। किसी कोई भी एक बिल करना है, ये नहीं कि सारे करने हैं, कोई भी एक बिल आप यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। और उसके बाद अगर आप टैक्स देते हैं तो यहाँ पे टैक्स एंटर कर दें। और अगर टैक्स नहीं देते तो आपके लिए मसला बन सकता है। कोशिश करें अपना एनटीएन बनवा लें। अगर एनटीएन नहीं है अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप एनटीएन बना सकते हैं, आपका छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, तो आप अपना एनटीएन बनवा के यहाँ एंटर कर दें, तो आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक होगा जी? उसके बाद है जी यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। और वहाँ से वही बात आ गई कि अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको इशू आएगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप लैपटॉप से करें, ताकि आपको तस्वीर अपलोड करते हुए किसी किस्म की परेशानी ना हो। और उसके बाद आपने आईडी कार्ड जो है यानी कि यहाँ से सिर्फ आपकी तस्वीर अपलोड होगी, और यहाँ पे आगे आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों साइड की तस्वीर अपलोड करनी है। आपके सामने ये जो ब्राउज़ लिखा होगा ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका लैपटॉप खुल जाएगा जहाँ से आप यूज़ कर रहे होंगे, और अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ अपलोड हो जाएगी। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सीएनआईसी की जो फ्रंट साइड जहाँ पे मांगी जा रही है वहाँ पे आपने फ्रंट साइड ही देनी है, और बैक साइड पे ऐसे ना कीजिएगा कि गलती हो जाए। यहाँ पे फ्रंट साइड का मतलब होता है कि आपने सामने वाली, और बैक साइड का मतलब है कि उसके पीछे वाली तस्वीर जो है आपने अपलोड करनी है अपने आईडी कार्ड की। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। उसके बाद ये तालीम के हवाले से आपसे पूछा जाएगा आपकी एजुकेशन कितनी है। अपनी एजुकेशन दे देनी है आपने। और उसके बाद कोई टेक्निकल एजुकेशन है आपके पास, कोई डिप्लोमा शिप्लोमा, वो भी दे देना है। इसी तरीके से स्किल आ जाएगा, स्किल में भी आपने वही दे देना है। अपलोड एजुकेशन डिग्री, अपनी एजुकेशन की आपने डिग्री अपलोड करनी है, और वैसे ही अपलोड करनी है जैसे आपने अपनी तस्वीर अपलोड की थी पहले।
और फिर जी जो अगर आपने टेक्निकल कोई डिप्लोमा वगैरह लिया वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, और उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट, कोई यानी अदर प्रूफ, कोई तालीम का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपने यहाँ पे उसको भी उसी तरीके से अपलोड कर देना जैसे बाकी चीज़ें अपलोड हैं। कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। परमानेंट एड्रेस आपने देना है, अपना मौजूदा पता क्या है। ज़रूरी नहीं है आपका आईडी कार्ड वाला हो, कोई इशू नहीं है, आ सकता है आपने चेंज करा लिया हो आईडी कार्ड वाला, घर किसी ने सेल कर दिया हो। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं आपने वो दे देना है। ठीक हो गया जी। वो नहीं देना जो आईडी कार्ड पे लिखा है, कोई इशू नहीं बनता उससे। जिस चीज़ से इशू बनता है वो मैं आपको बता देता होता हूँ। फिर से नाम तहसील से दर्ज करें जी, ये अपना आ जाएगा जी आपका सूबा कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है और आपकी तहसील कौन सी है, और फिर परमानेंट एड्रेस अगर कोई डिफरेंट है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोशिश कि वहाँ आप जहाँ आप रहते हैं आपने वहीं का देना, फिर परमानेंट ये वही सेम वही चीज़ें आ जाएंगी जो ऊपर आई हैं। परमानेंट के वास्ते जितना शनाख्ती कार्ड पे मौजूदा और आर्जी पता होता है बिल्कुल उसी तरीके से आपसे डिटेल्स मांगी जा रही हैं, यहाँ पे आपने वो देनी है। अच्छा, किसी को कोई मसला है ना फिल करते हुए नीचे इसको अप्लाई करने से पहले नीचे मुझे यहाँ कमेंट कर दें, मैं उसको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह ताला। किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप अप्लाई करने से पहले जो उनसे ना मुझसे कोई ना कोई बात लाजमी पूछ लीजिएगा, किसी भी किस्म की कोई बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अगर टेलीफ़ोन लगा हुआ है तो जी टेलीफ़ोन का यहाँ पे एरिया कोड वगैरह हर चीज़ आपने दे देनी है। टेलीफ़ोन किसी के पास नहीं होगा, मोबाइल होगा आपके पास, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना। सेकेंडरी मोबाइल अपने वालिद साहब का दे दीजिएगा, भाई का दे दीजिएगा, जो इमरजेंसी में आपसे रब्ता ना हो सके तो वो किस पे रब्ता करें। तो क्या सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, हाँ या नहीं, यहाँ पे आपने डिटेल दे देनी है। और ये भी बता दूँ कि जिसके नाम पे होगी उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये चीज़ें ख्याल रखें। जो सिम आपके नाम पे है वही दर्ज करें। ठीक है, उन्होंने आपकी पूरी वेरिफिकेशन जो करनी है इस वजह से वो हर चीज़ आपकी पूछ रहे हैं यहाँ पे। अपना ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे दर्ज करना है, ईमेल आपके पास अगर है तो, ज़रूरी नहीं है। इफ़ एनी बना ले ईमेल, 2 मिनट लगते हैं ईमेल बना के। अपनी ईमेल यहाँ पे एंटर आपने करनी है, आपका यहाँ पे ईमेल एंटर हो जाएगी। और उसके बाद आपकी रेजिडेंस टाइप, आप अपने यहाँ पे रेजिडेंस टाइप पे आपने ये लिखना है, आप ज़ाती घर में रहते हैं कि रेंट वाले घर पे रहते हैं। ठीक हो गया जी। इसका ये मतलब नहीं है कितनी स्टोरी बनी है घर की, रेजिडेंट टाइप मतलब आपके जो ज़ाती है आपका घर, या आप किसी किराए के घर में रहते हैं, यहाँ पे आपने ये डिटेल ले लेनी है। उसके बाद ये इंडस्ट्री कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पे आपने लिखना है कि वो कौन सा कारोबार करते हैं, आपके कारोबार की कैटेगरी क्या है, जो कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं उसकी कैटेगरी क्या है। पोल्ट्री फार्म का है, होलसेल का है, गारमेंट्स का है, क्या है जो चल रहा है। अगर आप वो एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसकी डिटेल लिख देंगे, और अगर आपने नया शुरू करना है तो क्या शुरू करना है आपने वो लिख देना है। आपका कारोबार किस शोबा से ताल्लुक़ रखता है, बिजनेस सेक्टर। ठीक हो गया जी। ये आपको पता होगा कारोबार का शोबा कौन सा है आपका। गारमेंट्स का कपड़ों से ताल्लुक़ रखता है, इंडस्ट्री का, पोल्ट्री का, जिससे भी ताल्लुक़ रखता है आपने यहाँ पे वो लिख देना। आपके कारोबार का सब सेक्टर भी लिख दीजिएगा जी, सेम वही लिख दीजिएगा कि भाई हमारा किससे, आपके कारोबार का ताल्लुक किस चीज़ से है। और सब सेक्टर में आप ये लिखिएगा कि आप उसमें होलसेलर हैं, उस कारोबार के अंदर आप क्या करना चाहते हैं। आपकी अपनी दुकान है या होलसेल करते हैं या ख़रीद के कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब कि यानी जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपका जो सब सेक्टर है ना उसके अंदर जो आप करना चाहते हैं आपने वो लिख देना है। आपने जो कारोबार मुंतखब किया था इसके बारे में तफ़सीलात दर्ज करें। बिज़नेस जी, बिज़नेस की आपने डिटेल दे देनी है कि आपने जो बिज़नेस शुरू करना है, और बिज़नेस का एड्रेस अगर आपकी दुकान है कोई तो आपने यहाँ पे देना है कि मेरी फ़लानी जगह पे दुकान है। और चूज़ बिज़नेस डिटेल्स आपने यहाँ पे बिज़नेस का नाम लिख देना है, चूज़ बिज़नेस नेम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नाम लिख देना है दुकान का या जो भी आपका बिज़नेस है। उसके बाद यहाँ पे अपने बिज़नेस का एड्रेस दे देना है। और उसके बाद जी बिज़नेस कौन से सूबे के अंदर है, सूबे का आ जाएगा, बिज़नेस का डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील आ जाएगी। और अगर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है अपने कारोबार को तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, नहीं करवाया होगा तो फिर ना दीजिएगा। अगर करवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। कारोबार की किस्म आ जाएगी जी यहाँ पे सेम उसी तरीके से। और बिज़नेस जो आपकी दुकान है, उस दुकान के जो बिजली का बिल है, जो आपका कारखाना है, आपकी फैक्ट्री है, आपने गोदाम लिया हुआ है, उसका जो बिजली का बिल होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी कारोबारी टैक्स नंबर, वही जो एनटीएन नंबर होता है जी। आपने अगर बिज़नेस अपना रजिस्टर्ड करवाया होगा तो आपको एनटीएन नंबर भी मिला होगा। अगर आपका बिज़नेस है, नया शुरू नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये देंगे। अगर आप नया शुरू करना चाह रहे हैं फिर तो आपका बिज़नेस नहीं है, फिर आपने ये डिटेल्स नहीं देनी। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। और ये जो गाड़ी वो एंटर करनी है जो आपको, वो जो आपके नाम पे जो थी वो तो पीछे एसेट्स में आ गई थी ना आपके असासों में। यहाँ पे वो आएंगी जो आपके कारोबार के नाम पे रजिस्टर्ड है। आपने यहाँ पे सिर्फ वही एंटर करनी है, अगर है, अगर नहीं है तो आप यहाँ नहीं करेंगे। कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो उसकी दस्तावेज़ात अपलोड करें जी, गाड़ी के कागजात यहाँ पे अपलोड कर देनी है। वो अपलोड किससे कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद जी लोन टाइप आ जाएगी। आप लोन टाइप किस तरीके से लेना चाह रहे हैं जी, इस सेक्शन में आप अपने मतलूबा कर्ज से मुतल्लिक मालूमात दें। सबसे पहले कि आपको अपने मतलूबा कर्ज की नोयत दर्ज करनी है जी। लोन टाइप यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे कि चलता कारोबार के लिए लेना चाह रहे हैं, किसके लिए लेना चाह रहे हैं। तो और उसके बाद अमाउंट ये आ जाएगी यहाँ पे, वही जो मैंने चीज़ आपको पहले बताई थी
टायर, यानी कि ये नीचे डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। कर्ज़ की रकम को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। 5 लाख से बिला सूद कर्ज़ शामिल है और 5% सूद के साथ बाकी इसके कर्ज़े जो हैं, और जो 15 से 75 तक होगा उस पे 7% सूद है, और 5 लाख रुपए तक जो है उसका कोई भी सूद नहीं लगेगा। यहाँ पे आपने वो 3 कैटेगरीज़ में एंटर कर देना कि आप कितना सूद लेना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसको एंटर कर देंगे। उसके बाद जी, कारोबार की लागत आपने कर्ज़ की मुद्दत आपने कितने अरसे में वापस करनी है, आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। कारोबार की लागत आ जाएगी कितने रुपयों में, वो दर्ज कर देनी है आपने। बैंक से कर्ज़ के लिए कितनी रकम दरकार है, हिस्सों में दर्ज करें। वही रकम जो आपने ऊपर लिखी है वो आपने हिस्सों में यहाँ खुद से भी लिखनी है, और फिर उस रकम को इंग्लिश में लिख देना है। भाई 5 लाख लिखा है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे नंबरिंग में आ जाएगा ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख देना है 5 लाख। इंग्लिश में लिखना है वर्ड्स के साथ 5 लाख। इसके साथ आप ये भी लिखना है कि अपने कारोबार में ज़ाती वसाइल से कितने फ़ीसद रकम लगा रहे हैं, आपकी ज़ाती रकम कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपनी ज़ाती वाली जो रकम है वो आपने इसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट की सूरत में लिख देनी है। ठीक हो गया जी। सिक्योरिटी की तफसीलात वाला आ गया जी हमारा सेक्शन। कर्ज़ लेने के लिए आपको बैंक की गारंटी के तौर पर किस नोए की सिक्योरिटी दी गई है, ऑप्शन में से किसी एक का इंतखाब करें। यहाँ से बैंक सिक्योरिटी का आपने इंतखाब करना है, आपका बैंक कौन सी सिक्योरिटी आपको फराहम करता है जी। आपने जिस असासे को बतौर सिक्योरिटी पेश किया उसकी बुनियादी तफसीलात यहाँ दर्ज करें। ठीक हो गया जी। फिर पेश की गई सिक्योरिटी के मालिकाना हैसियत दर्ज करें। आखिरी खाने में पेश करदा सिक्योरिटी का दस्तावेज़ सबूत अपलोड करें। ठीक हो गया। ये बैंक आपको जो सिक्योरिटी दे रहा है आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। बिजनेस प्लान के बारे में आ गया जी। सबसे पहले अपने मौजूदा ससाजात की लागत का तखमीना लगाएं, आपके नाम पे कितने एसेट्स हैं, अपनी मर्ज़ी से उसकी एस्टीमेट लगाएं, कितने लाख के आपके पास एस्टीमेट असासे हैं वो यहाँ पे दर्ज कर दें। उसके बाद जी इस खाने में अपने कारोबार की माहाना मुतवक्का आमदनी रुपयों में दर्ज करें। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अपने मुतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात रुपयों में दर्ज करें। फिर अपने मुतवक्का माहाना कारोबारी बिलवास्ता अखराजात रुपयों में दर्ज करें। ठीक हो गया जी। अब कारोबार की डिटेल है सारी आपकी। नए कारोबार में रखे जाने वाले मुलाज़िमीन की मुतवक्किल तादाद, कितने मुलाज़िमीन आपने रखने हैं, आप कारोबार से मुतल्लिक़ कितने सालों का तजर्बा है, ये लाजमी लिखना है। इस खाने में मुतल्लिक़ा तजर्बे की सनद या लेटर अपलोड करें। अगर आप कोई मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात अपलोड करना चाहते हैं तो इस कॉलम में करें। ठीक होगा जी। कोई भी रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अपने कारोबार से रिलेटेड हो। उसके बाद जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगी आपके कारोबार की, जो कि हर किसी के पास होती है, और करंट एसेट्स आ जाएंगे। सेम वही बातें, फिक्स एसेट आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। अपने तवील मियाद वाजिबात अपने ज़ाती वसाइल से कारोबार पर लगाई जाने वाली रकम आप कितनी लगा रहे हैं, जो डिटेल्स ऊपर लिखी हैं आपने सेम वही यहाँ पे दोबारा से फिल करनी है। ठीक हो गया जी। मंथली बिजनेस कितना हो रहा है जी, कितने अखराजात हो रहे हैं, ये तमाम डिटेल पहले से मौजूद कारोबार में रखे जाने वाले मौजूदा मुलाजमिन की तादाद, जो पहले से कारोबार चल रहा है ये उनके लिए कि कितनी आपकी तादाद है, आपने सारी यहाँ पे डिटेल्स दे देनी है अपने कारोबार की, और ये सेम वही हैं जो ऊपर आ रही हैं। उसके बाद जी पहले से लिए गए कर्ज़ की अगर आपने पहले कोई तफसील लिया हुआ है लोन, तो ये डिटेल्स आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी है। और अगर आप यहाँ लिखेंगे कि नहीं और आपने पहले लिया होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और आपका पहले वाला लोन भी ख़त्म हो जाएगा। बैंक की डिटेल आ जाएंगी जी, वो मैंने बताइए, बैंक का लोन लिख देंगे, यहाँ पे बैंक की अमाउंट लिख देंगे। उसके अलावा ये रेफरेंस दे रहे हैं आपने, ये ज़रूरी चीज़ है जी इस सेक्शन में। मोहतरम दरख्वास्त गुजार अपनी तस्दीक के लिए 2 करीबी रिश्तेदारों, अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद के दर्ज, यानी कि आपके करीबी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए जिनका आप जो आपकी गारंटी दे रहे हो। जो 2 रेफरेंस हैं आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, और जो है वो आपके कोई दोस्त हों या कुछ हों जो आपकी गारंटी दे सकें आपके बारे में कि हाँ भाई ये बंदा पैसे वापस करेगा, उनके लिए है। और अगर आप रिश्तेदारों के नाम लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बयान हल्फी आ जाएगा जी साथ। ये बयान हल्फी आपको मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, चलने को जो लोग नए आ रहे हैं उनको बता दूँ कि यहाँ पे अपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने, डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना मोबाइल नंबर लिख देना और एग्री कर देना कि हमें इसके पोएम की तमाम शराइत मंजूर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी किस्म का सवाल हो आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।